Hello beautiful souls, welcome back to my channel. I hope you all are safe and healthy. So आज के वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 3 को कवर करेंगे और इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर है वो फाइनली फिनिश भी हो जाएगा। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी विद चेक में मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग नोट्स डालती हूँ नीट के लिए, और आज भी आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 3 के इतने कलरफुल नोट्स, इतने अमेजिंग नोट्स मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब पढ़कर मज़ा आ जाएगा। सो गो एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। कहाँ से शुरू करना था? साइटोस्केलेटन से शुरू करना था। लास्ट वीडियो में हमने राइबोसोम्स तक कवर कर लिया था अपना चैप्टर। अब शुरू करते हैं हम साइटोस्केलेटन से। साइटोस्केलेटन हमारा क्या होता है? एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स। ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है वो प्रोटीनेशियस होता है, कंसिस्टिंग। क्या क्या आता है साइटोस्केलेटन में? हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं और इंटरमीडिएट्स फिलामेंट्स आते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये लाइन क्यों इम्पॉर्टेंट है साइटोप्लाज्म वाली? क्योंकि पेपर में आ जाएगी दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। भाई साहब, पूरी स्टेटमेंट ही गलत हो गई। साइटोस्केलेटन के जो हमारे वो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। अब ये जो साइटोस्केलेटन है इनका क्या क्या फंक्शन होता है? हमने ये तो पढ़ लिया दैट दे आर फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। इनका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। तो तीन फंक्शन है, तीनों याद कर लेना, ठीक है। अब फंक्शन के बाद हम आते हैं, यह हमें डायग्राम दे रखा है तो पहले एक बार हम समझ लेते हैं सीलिया और फ्लैजिला को। सबसे पहले हमारे सीलिया फ्लैजिला आते हैं, उसके बाद मैं आपको ये डायग्राम भी समझाऊंगी क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग के लिए आ सकता है और पूछा भी जा सकता है डायग्राम के बारे में आपसे। तो सीलिया एंड फ्लैजिला दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स। तो हमने जब प्रोकैरियोट्स हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं वो उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। तो बेसिकली जो सीलिया और फ्लैजिला है दे आर आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सीलिया है दे आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि किसकी मूवमेंट को कॉज करता है, तो आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। तो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो जब हम बनाते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जब हम बनाते हैं तो हम ऐसे ऐसे बनाते हैं, बहुत सारे होते हैं। और बेसिकली जब हम फ्लैजिला बनाते हैं, जैसे हम पैरामेशियम को बनाते हैं, यूग्लिना को बनाते हैं, तो हम ऐसे बनाते हैं ना, राइट। तो जो हमारे फ्लैजिला है, आप डायग्राम से देख लो, फ्लैजिला हमारे लॉन्गर है, ठीक है, कम होते हैं फ्लैजिला एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनमें भी फ्लैजिला होता है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला, राइट। कैसे डिफरेंट होते हैं? स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी होती है सीलिया और फ्लैजिला की, दे शो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली हमें लगता है कि सीलिया और फ्लैजिला कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, नहीं। सीलिया और फ्लैजिला हमारे किससे कवर्ड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सीलिया और फ्लैजिला के कोर को हम क्या कहते हैं? एक्सोनिम कहते हैं। और एक्सोनम में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं विच रन पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। अब लॉन्ग एक्सिस मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। अब जो एक्सोनिम है इट यूजुअली हैज़ 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। रेडियली अरेंज मतलब ऐसे एक अलोंग द रेडियस, अलोंग द सेम रेडियस, ये सारे जो डबलेट्स होते हैं ये अरेंज होते हैं, पेरिफेरल होते हैं, और इनके बीच में अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। और इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? 9+2 एरे कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो हमारी सीलिया और फ्लैजिला होती है ना, वो 9+0 होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में ये क्या होता है हमारा? एक मिनट,
सीलिया और फ्लैजिला में ही हमारा क्या होता है, सीलिया और फ्लैजिला में ये हमारी होती है 9+2 ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब जो हमारे सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं दे आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, किससे कनेक्टेड होते हैं, ब्रिजेस से कनेक्ट होते हैं। और ये जो हमारे सेंट्रल ब्रिजेस होते हैं ना, दे आर इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। जो कोर होता है उसको हम एक्सोनिम कहते हैं। सेंटर में हमारे डबलेट होते हैं विच आर इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ, और जो हमारे डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये आपस में ब्रिजेस से कनेक्ट होते हैं। और ये जो सेंट्रल शीथ होती है ये भी कनेक्ट होती है टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय अ रेडियल स्पोक। क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक कहते हैं। देयर आर 9 रेडियल स्पोक। तो हमारे पास 9 पेरिफेरल डबलेट होते हैं, और हर डबलेट का जो वो होता है वो हमारी सेंट्रल शीथ से कैसे कनेक्ट होता है, बाय द रेडियल स्पोक। तो कितने रेडियल स्पोक हो गए हमारे, 9 रेडियल स्पोक हो गए। जो हमारे पेरिफेरल डबलेट्स है वो भी इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय द लिंकर्स। तो जो पेरिफेरल डबलेट है वो ब्रिज से कनेक्टेड है, जो हमारी सेंट्रल शीथ और जो पेरिफेरल डबलेट है वो कैसे कनेक्टेड है, रेडियल स्पोक से कनेक्टेड है। और जो हमारे पेरिफेरल डबलेट्स है वो कैसे इंटरकनेक्टेड है, वो हमारे लिंकर्स से कनेक्टेड है। और ये जो दोनों सीलिया और फ्लैजिला होते हैं दे इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। तो जहाँ से जिस पॉइंट से मर्ज करते हैं, जो स्ट्रक्चर है जिससे वो इमर्ज करते हैं उनको हम कहते हैं बेसल बॉडीज़। और जो बेसल बॉडीज़ का स्ट्रक्चर होता है वो सेंट्रियोल लाइक होता है। तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे, इसी के बाद है। तो इससे पहले एक बार मैं आपको डायग्राम समझा दूँ। तो ये तो हमारे क्या है, ये हमारे सेंट्रल डबलेट है, ये हमारे 9 पेरिफेरल डबलेट है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारी सेंट्रल शीथ हो गई, और सेंट्रल शीथ से हमारी रेडियल स्पोक निकल रही है जो कि पेरिफेरल डबलेट के हर एक उससे कनेक्टेड है। तो आप देख रहे हो 9 रेडियल स्पोक्स है, 9 डबलेट है, 9 रेडियल स्पोक्स है। और ये देख रहे हो लिंकर्स, ये जो हमारे पेरिफेरल डबलेट्स है ये भी लिंकर्स के थ्रू कनेक्ट है। ये जो हमारे सेंट्रली डबलेट है ये हमारे ब्रिजेस के थ्रू कनेक्ट है। और फिर हमारे रेडियल स्पोक्स निकल रहे हैं जो कि हमारे सेंट्रल शीथ और पेरिफेरल डबलेट्स को कनेक्ट करे। और ये जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं ये भी हमारे थ्रू लिंकर्स कनेक्टेड है। तो दो हमारे सेंट्रल डबलेट है, 9 हमारे पेरिफेरल डबलेट्स हैं, ठीक है। बेसिकली एक सेंट्रल डबलेट है हमारा, यानी कि दो हमारे ये है, और हमारे पास 9 पेरिफेरल डबलेट्स है जो कि आपस में कनेक्टेड है, 9 रेडियल स्पोक्स है हमारे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास टोटल अगर क्वेश्चन में आए कि कितने पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, 9 डबलेट्स, यानी कि हमारे पास 18 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। कितने सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, यानी कि एक डबलेट हो गया। कितने रेडियल स्पोक हो गए हमारे पास, 9 रेडियल स्पोक्स हो गए। कितने लिंकर्स हैं हमारे पास 9 लिंकर्स है। कितने ब्रिज है हमारे पास, ब्रिज हमारे पास एक ही है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ याद रखनी है। बेसिकली अगर आपको डायग्राम समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अगर आपसे कुछ भी पूछ ले कि ये कितने होता है, ये कितने होता है, तो आपको सब समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में। तो जो सेंट्रोसोम है, तो बेसिकली जो मैंने चैप्टर शुरू में पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली होता है। तो बेसिकली बहुत बच्चों को लगता है कि राइबोसोम्स ही ऑर्गेनलीज हैं जो कि प्रेजेंट है, विदाउट मेम्ब्रेन है, लेकिन जो हमारी सेंट्रोसोम होती हैं वो भी विदाउट मेम्ब्रेन होती हैं। अब बेसिकली सेंट्रोसोम ऐसी ऑर्गेनली है जिसमें हमारे 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंट्रियोल्स। और ये जो सेंट्रियोल्स है ना, दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स, ठीक है। तो ये हमारे सेंट्रोसोम हो गया, और ये हमारी सेंट्रियोल्स हो गई। और ये जो सेंट्रियोल्स होती है ना, दे लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये जितना भी ये जो आसपास है मटेरियल, इसको हम क्या कहते हैं,
पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। क्या है ये? पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, राइट। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, जो कि परपेंडिकुलरली लाई करते हैं टू ईच अदर, और इनके आसपास क्या होता है? दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। अब जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कार्टव्हील की तरह होती है। कार्टव्हील की तरह यानी कि इनमें 9+0 ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब ये क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है अभी हम समझते हैं। It is made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein। कौन सा प्रोटीन? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और हर एक जो पेरिफेरल फाइब्रिल है वो ट्रिपलेट है। तो अभी हमने सीलिया और फ्लैजेला में क्या देखा कि हमारे पास 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और 9 पेरिफेरल डबलेट होते हैं। सेंट्रियोल में ये हमारे 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब सेंटर में क्या होगा? जो सेंटर है वो हमारा प्रोटीनेशियस होता है, जो जिसको हम कहते हैं हब। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। एक्सोनिम हमारे सीलिया फ्लैजिला में होता है, हब हमारे सेंट्रियोल में होता है। और बेसिकली इनके सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, इनमें बस पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स है वो भी लिंक्ड होते हैं, जैसे कि उसमें हमारे पेरिफेरल डबलेट्स लिंक्ड थे। जो सेंट्रल पार्ट है वो प्रोटीनेशियस है, जिसको हम कहते हैं हब, जो कि कैसे कनेक्टेड है? विच इज़ कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय द रेडियल स्पोक्स मेड ऑफ प्रोटीन्स। जो सेंट्रियोल्स है दे फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर्स। किन किन की? सीलिया, फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर्स that gave rise to spindle apparatus during the cell division in the animal cells। तो मैं बताती हूँ। जैसे ये हमारा क्या है? ये हमारा हब हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी 9 रेडियल स्पोक्स हो गई। और 1 2 3 1 2 3 ऐसे ये जो ट्रिपलेट है ये हमारी 9 रेडियल स्पोक्स के साथ अटैच होती हैं। और ये जो हमारी ट्रिपलेट्स होती हैं ये भी आपस में कनेक्ट होती हैं। जैसे कि सीलिया और फ्लैजिला में हमारे जो डबलेट्स है वो भी आपस में कनेक्ट होते हैं, तो सेंट्रियोल में भी जो हमारे ट्रिपलेट्स है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, राइट। और इसी के वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कार्टव्हील की तरह होती है। अगर आप देखो तो कार्टव्हील हमारी ऐसी ऐसी होती है, ऐसी होती है हमारी कार्टव्हील, ये हमारा सॉलिड होता है। और सेंट्रियोल का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। बीच का जो सेंटर पार्ट है वो प्रोटीनेशियस है। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो तो होते ही नहीं सीलिया वो सेंट्रियोल में। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कि सेंट्रियोल्स में कार्टव्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ओके, तो साइटोस्केलेटन हमने पढ़ लिया है, हमने सीलिया फ्लैजिला पढ़ लिया है। यूकैरियोटिक सीलिया फ्लैजिला में 9+2 ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि किससे राइज करते हैं? फ्रॉम द बेसल बॉडीज़। बेसल बॉडीज़ का कैसा स्ट्रक्चर होता है? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रियोल की कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है? 9+0 कार्टव्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसने डिस्क्राइब करा था? न्यूक्लियस हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब करा था। और जो क्रोमैटिन नेम है वो हमारा फ्लेमिंग ने दिया था। दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डिस्क्राइब किसने करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और जो क्रोमैटिन नेम है वो हमारे फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक है। अब इंटरफेस न्यूक्लियस। इंटरफेस न्यूक्लियस बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग। तो इंटरफेस बेसिकली डिवीजन का वो फेज होता है जब जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है, बट एक्चुअली डिवाइड नहीं कर रही होती, डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है। तो उस फेज में जो हमारा डीएनए होता है वो हाईली एक्सटेंडेड और इलेबरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, हमारे पास न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, एंड 1 और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई अभी हम आगे पढ़ेंगे।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड कि जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप होता है विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स। अभी इम्पॉर्टेंट वर्ड आ गया पैरेलल। हमने गोल्जी apparatus में भी पढ़ा था कि जो हमारी सिस्टर्नी होती है वो पैरेलल होती है। ऐसे ही जो हमारी न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवेलप होती हैं तो जो दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये याद रहेगा, ठीक है। अब ये जो हमारी दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं इनके बीच में स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं पेरी nuclear space, and it basically forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, तो बेसिकली ये ना बैरियर बना देता है, ठीक है। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosomes on it। ये तो अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में अंडर द आर कि जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कॉन्टिन्यूस रहती है विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो इंटरप्ट होती है बाय माइन्यूट पोर्स। तो बेसिकली जैसे ये है हमारी न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन, ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। तो बेसिकली कुछ पॉइंट्स पे जो दोनों मेम्ब्रेन्स है वो फ्यूज़ हो जाती है। खैर मैंने तो बहुत रफ और गंदा डायग्राम बनाया है, बट फॉर एक्सप्लेनेशन अब ये देख रहे हो फ्यूज़ हो गया तो यहाँ पे माइन्यूट पोर्स बन जाते हैं। इन्हीं माइन्यूट पोर्स से जो मूवमेंट होता है हमारे आरएनए का, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, वो होता है। अब ये कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं, वो डिपेंड करेगा उन पे, ठीक है। अब यही लाइन लिखिए कि एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स 2 मेम्ब्रेन्स। और ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं these are the pores through which the movement of RNA and protein molecules takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm। तो ये जो हमारा वर्ड आ गया बोथ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दोनों डायरेक्शन में होता है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ही जाइए, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में ही आएगा, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट अगर होती है। नॉर्मली पर सेल एक ही न्यूक्लियस होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में जो वेरिएशन है वो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होती है, मोर देन 1 न्यूक्लियस पर सेल। कुछ सेल्स में तो न्यूक्लियस ही नहीं होती, जैसे हमारे आरबीसीज को देख लो, जो सीव ट्यूब सेल्स हैं उनको देख लो। और मोर देन 1 न्यूक्लियस पर सेल हमने किस में देखा था, हमने फंगस में भी देखा था, राइट। अब जो हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स और जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, क्वेश्चन आ सकता है न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, कुछ नहीं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है। इसमें हमारा आता है न्यूक्लियोलस, क्या आता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ। तो जो हमारे न्यूक्लियोलाई होते हैं वो हमारे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट क्योंकि मेम्ब्रेनलेस होते हैं, बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, सो दे रिमेन कॉन्टिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गिवन इन द एनसीईआरटी, ठीक है। इट रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसका क्या फंक्शन है, इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। किनका सिंथेसिस होता है, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है लार्जर और मोर न्यूमरस। तो न्यूक्लियोलाई हमारे लार्जर भी होंगे, साइज में बड़े भी होंगे और ज़्यादा भी होंगे किन सेल्स में, जो कि एक्टिवली कैरी आउट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, ओके। तो अभी हमने न्यूक्लियोलाई पढ़ लिया, अभी हमारा क्रोमेटिन बचा है। तो यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, बट ड्यूरिंग द डिफरेंट डिविजन्स ऑफ स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन, जो हमारे सेल्स हैं वो क्रोमोसोम्स को शो करे, जैसे ये हमें यहाँ शो हो रखा है, इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। जो क्रोमेटिन है इसमें हमारे डीएनए होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं कॉल्ड हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और आरएनए होता है। ये सब जितनी भी चीज़ें आप ये आगे 12th में पढ़ोगे, और जो बच्चे 12th में हैं उनको तो पता ही होगा।
A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes. तो इतना छोटा सेल, इतना छोटा कि हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, लेकिन जो इसका डीएनए होता है वो 2.2 मीटर का होता है। यानी कि जो डीएनए है वो हाईली पैक्ड होता है, हाईली पैक्ड होता है, हाईली कंपैक्ट होता है, राइट। every chromosome visible only in dividing cells essentially has a primary construction or the centromere। तो ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ना, ये हमारी सेंट्रोमियर होती है, और सेंट्रोमियर पे ये हमारा डिस्क शेप स्ट्रक्चर हो गया काइनेटोकोर। तो बेसिकली काइनेटोकोर का क्या फंक्शन होता है, इससे जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स है ना ड्यूरिंग द सेल डिवीजन वो अटैच होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पे हमारे प्रेजेंट होते हैं डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स काइनेटोकोर्स, और जो हमारे सेंट्रोमियर है इट होल्ड 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। तो जैसे ये हमारा एक क्रोमेटिड, ये हमारा दूसरा क्रोमेटिड, राइट। तो एक क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमेटिड्स होते हैं उनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब based on the position of the centromere, the chromosomes can be classified into 4 types। एक होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मैं इसको नीचे कर दूँ ताकि आपको डायग्राम भी दिखे। एक होते हैं हमारे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें हमारा मिडिल सेंट्रोमियर है, देख रहे हो दोनों जो हमारे क्रोमेटिड्स है वो इक्वल साइज के हैं। सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो हल्का सा हमारी सेंटर पोजीशन से अलग होगा। तो जो हमारा एक क्रोमेटिड है वो थोड़ा बड़ा होगा, जो दूसरा क्रोमेटिड है वो हमारा थोड़ा सा छोटा होगा। एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो बेसिकली क्रोमेटिड के एंड के पास सिचुएटेड है। तो एक जो क्रोमेटिड है हमारा वो बहुत बड़ा होता है और एक जो क्रोमेटिड है वो बहुत छोटा होता है। मतलब एक आर्म जो होती है वो हमारे बहुत लंबी होती है और एक जो हमारी आर्म है वो बहुत छोटी होती है। टीलोसेंट्रिक क्या होती है, टीलोसेंट्रिक यानी कि टर्मिनल सेंट्रोमियर, यानी कि ये देख लो बिल्कुल ही एंड पे प्रेजेंट है, इससे एंड पे क्या प्रेजेंट होगा, राइट। तो ये हमने पढ़ा मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म्स इक्वल होती हैं, सबमेटासेंट्रिक में हमारी एक आर्म लंबी होती है, एक आर्म छोटी होती है। हेक्टोसेंट्रिक में जो हमारा सेंट्रोमियर होता है वो सिचुएटेड होता है टू द एंड, और टीलोसेंट्रिक पे तो एंड में ही प्रेजेंट होता है। अब sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constructions at a constant location। तो बेसिकली ये हमारा सेंट्रोमियर है, ये हमारी क्रोमेटिड हो गई, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गई, ये हमारी सेंट्रोमियर है। तो ये तो हमारी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और ये जो है ये हमारी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, और इसकी जो लोकेशन होती है वो फिक्स्ड रहती है, और ये हर क्रोमोसोम में नहीं होती है, कुछ ही क्रोमोसोम्स में होती है। और कैसी होती है, नॉन स्टेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। क्या कहते हैं इनको, सैटेलाइट कहते हैं। अब हम आते हैं अपनी आज की वीडियो के आखिरी टॉपिक के, चैप्टर के आखिरी टॉपिक के, जो कि है माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ हमारी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होती हैं दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, अलग अलग तरह के माइक्रोबॉडीज़ होती है, बट वो हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अगला चैप्टर हम करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आप एनसीईआरटी एक बार पहले से पढ़ लेना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बी सेफ एंड बाय बाय।